वेरी गुड मॉर्निंग ऑन ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बेस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, किस तरह का फंक्शंस को इन्वर्स फंक्शंस कहेंगे। इन्वर्स फंक्शन जो है, किस तरह का फंक्शंस को इन्वर्स फंक्शन कहेंगे। A11 फंक्शंस इज सेड टू बी इन्वर्सिबल फंक्शंस। A11 फंक्शंस है ना, A11 फंक्शंस इज said to be a inversible functions, inversible functions है ना, inversible functions। A11 आप बोलिएगा कि सर 11 किस तरह का फंक्शंस होता है। 11 फंक्शंस का मतलब हुआ कि दो नॉन एम्प्टी सेट पर एक डिफाइन एक ऐसा रिलेशन है जिसका प्रत्येक एलिमेंट का इमेज आपको ये सेकेंड सेट में मिलेगा। सेट ए है, सेट बी है, ये फंक्शंस है, यानी बी का एवरी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें सेट ए में होना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि एक फंक्शंस हम डिफाइन कर रहे हैं ए से बी पर सच डैट इस तरह का कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5 ऐसा, यानी 1 2 3 4 5 इसमें हो गया। इसका ये इमेज 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 ऐसा। प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का एवरी एलिमेंट का प्री इमेज ए में होना चाहिए। सच टाइप्स रिलेशंस ऑफ ए फंक्शंस सेड टू बी 11 फंक्शंस। इस तरह का फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, 11 फंक्शन कहलाएगा। इसका प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रत्येक एलिमेंट ये डोमेन कहलाएगा। इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑल एलिमेंट को डोमेन कहलाएगा और जो इसमें इमेज बना रहा है उसका रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज। तो क्या बता रहे थे यहाँ कि 11 फंक्शंस आपको समझ आ गया होगा। फंक्शंस चैप्टर 1 में टू नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन एक ऐसा रिलेशंस है कि एवरी एलिमेंट का सेट ए का एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज किस में बनता है, बी में। तो सच केस में उस रिलेशंस को हम लोग फंक्शन कहते हैं। जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्स होता ही नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। जनरली जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स हमको फाइंड करना है, यही पढ़ना भी है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स को फाइंड करना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को 11 बनाना होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को 11 बनाएंगे और 11 जो ही बनेगा 11 बनाएंगे। कब बनेगा 11 जब उसका डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उसका डोमेन को जो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसका डोमेन को जो हम रिस्ट्रिक्ट माने प्रतिबंधित कर देंगे, तो क्या होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स को निकालने के लिए क्या होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हमको 11 करना है। जो ही 11 होगा तो 11 फंक्शंस इन्वर्सिबल होगा। 11 फंक्शंस इन्वर्सिबल होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी यदि 11 हो गया तो उसका हम लोग इन्वर्स आसानी से निकाल लेंगे। तो कुछ फंक्शन लिख रहे हैं, कुछ फंक्शन लिखने के बाद उसका रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज लिख देते हैं। इसको याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा। कुछ हम मान लीजिए यहाँ फंक्शंस लिख देते हैं।
और उसका हम रेंज लिख देते हैं, या इसका प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू लिख दें। तो जैसे एक फंक्शन देते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि 1 1 1 2 बन जाए। तो इस तरह से हम लोग क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 कर देंगे। तो ये जो फंक्शंस है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसका इन्वर्स हम लोग निकालेंगे -π/2 से ग्रेटर या इक्वल और लेस देन इक्वल टू π/2 तक। π/2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। सेकेंड फंक्शंस आपका हम कोस इन्वर्स एक्स लिख देते हैं, तो इसका डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 0 से पाई के बीच में। सेकेंड जो है सो हमारा टेन इन्वर्स एक्स होगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। ये कोसेक इन्वर्स एक्स यदि है तो इसका डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे -π/2 से π/2 और उसमें एक 0 को माइनस कर देंगे। सेकेंड जो है सो ये सेक इन्वर्स एक्स यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, सेक इन्वर्स एक्स है तो 0 से पाई और इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर देना है -π/2 से। y इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स यदि है ओपन इंटरवल 0 से पाई। डिफरेंट टाइप का जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स दिए हैं और उसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके जो रेंज बनाया है प्रिंसिपल वैल्यू का, इस रेंज को आपको लर्न करना है। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है और उसका क्या रेंज है। कॉस इन्वर्स एक्स है तो क्लोज इंटरवल 0 से π/2 है। टेन इन्वर्स एक्स है तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है। कॉट इन्वर्स एक्स है तो ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो इस तरह से डिफरेंट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसका यदि आपको रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू लर्न रहेगा तो आप आसानी से उस ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस का आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 1 2 बन जाए, 1 1 1 2 बन जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जो ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस जो ही हम लगाते हैं तो 1 1 1 2 बन जाता है और उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग इजीली एसओ इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन्वर्स फंक्शंस क्या हो गया 1 1 1 2 फंक्शंस। सपोज कर लीजिए कि लेट हम मान लेते हैं ऐसा एफ सच डेट एक्स टेंस टू वाई बी ए 1 1 1 2 फंक्शंस 1 1 1 2 फंक्शंस ऐसा है। फॉर ईच प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x belongs to x such that fx equal to y। यही इन्वर्स हो गया 1 1 1 2 हो गया। फंक्शन जो है x से y पर है 1 1 1 2 है और उस 1 1 1 2 के लिए हम लोग y बिलोंग्स टू y यानी प्रत्येक y में जो एलिमेंट होगा उसका प्री इमेज एवरी एलिमेंट का प्री इमेज सेट x में होना चाहिए। ये सेट x है, सेट y है, इसका भी एलिमेंट होगा, इसका भी एलिमेंट होगा। सेट y का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज यदि आपको मिल जाए x में यानी 1 1 1 2 है और उसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसी को हम लिख दिए अपना भाषा में, इसी को अपना भाषा में लिख दिए f सच डेट x से y बी 1 1 1 2 फंक्शंस फॉर ईच y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल है। फॉर ऑल का मैथ में आगे क्लास में पढ़िएगा, फॉर ऑल का सिंबल है ये, फॉर ऑल। ये जो हो गया देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx इक्वल टू y। तो सच केस में जो फंक्शंस है 1 1 1 2 कहलाएगा, 1 1 1 2 कहलाएगा। अब 2-3 छोटा सम दिया हुआ है, छोटा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ
ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का ये दिया हुआ है कि कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, उसका ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सपोज कल यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कॉस इन्वर्स, ये कॉट इन्वर्स माइनस √3। सेकेंड आपका दिया हुआ है सेक इन्वर्स माइनस √3 दिया हुआ है। कॉट इन्वर्स, ये कॉस इन्वर्स माइनस 1/√2। फोर्थ दिया हुआ है साइन इन्वर्स माइनस 1/2, ऐसा दिया हुआ है। प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू आपको लर्न रहना चाहिए और याद करना, ये फाइंड करना प्रिंसिपल वैल्यू बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसका लिख रहे हैं बी नॉट एट, ऐसे सब में लिखना है, प्रत्येक में बी नॉट एट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कॉट इन्वर्स इज क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ऐसा लिख लीजिए। अब इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, उसका ये प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज निकालना है। तो लेट ये कॉट इन्वर्स माइनस √3 को हम लोग थीटा मान लेंगे, यानी कॉट थीटा इक्वल टू माइनस √3। और कॉट जो है 60 का वैल्यू, कॉट 60 का वैल्यू ये √3 होता है, तो माइनस कॉट π/6, माइनस कॉट π/6 आ गया, माइनस कॉट π/6। अब देखेंगे कि माइनस कॉट π/6 जो है का जो वैल्यू है कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट में है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अदर वैल्यू निगेटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, अदर वैल्यू निगेटिव होता है, इसमें कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होगा, अदर वैल्यू निगेटिव होगा, ये है। तब ये जो निगेटिव वैल्यू है यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू आता है, कॉट थीटा, कॉट पाई माइनस π/6, कॉट थीटा इक्वल टू 6 यहाँ गया, एलसीएम ले लिए और ये पाई सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 पाई में से पाई, यानी कॉट 5π/6, यानी थीटा इक्वल टू 5π/6 है, इस बिलोंग्स करेगा इस ओपन इंटरवल में, ये 0 से ये पाई के बीच में, ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू है। तो यानी इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू जो इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का था ये आ गया, माइनस π/, से माइनस 5π/6 आ गया। सेकेंड जो सम है, सेकेंड सम को आपको ध्यान रखना है। सेकेंड सम भी इसी तरह से बनेगा, लेकिन उसका देख लेना है कि वो ये प्रिंसिपल वैल्यू का उसका रेंज क्या होगा। तो बी नॉट एट द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ है ना सेकेंड का सेक इन्वर्स इज, तो सेक इन्वर्स का क्या था 0 से पाई, और उसमें से ये π/2 को हम सब्ट्रैक्ट किए थे। तो यहाँ लिखेंगे लेट सेक इन्वर्स माइनस √2 को हम लोग थीटा ले लेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू आ गया आपका माइनस √2, यानी कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो सेक 45 का डिग्री वैल्यू जो होगा, सेक 45 का डिग्री वैल्यू जो होगा माइनस √2 आएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस सेक
π/4, माइनस सेक π/4, माइनस सेक पाई। अब देखेंगे माइनस जो है सो सेक π/4 का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ माइनस होगा, यानी सेक थीटा सेक पाई माइनस π/4, दिस मीन्स सेक थीटा इक्वल टू सेक 3π/4, दिस मीन्स थीटा इक्वल टू 3π/4। ये जो सो बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई और माइनस π/2। 10 लिख सकते हैं, 10 द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इन्वर्स -√2 इज कितना आ गया 3π/4, ऐसा हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, बहुत लेंदी सम है नहीं, इसलिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। सेकेंड है सो कॉस इन्वर्स -1/√2 है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी कॉस इन्वर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू है कॉस इन्वर्स x का, उसको लिखना है और देख लेना है कि वो जो वैल्यू है उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, उस रेंज में आता है या नहीं आता है। तो थर्ड का बी नॉट एट द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कॉस इन्वर्स इज 0 से पाई, 0 से पाई। तो लिखेंगे लेट कॉस इन्वर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा, दिस मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2 यानी माइनस कॉस π/4। अब देखेंगे कि ये कॉस का जो -π/4 जो वैल्यू होगा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा कॉस पाई माइनस π/4, ये पाई माइनस π/4 के लिए है सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, पाई माइनस थीटा के लिए। ये हो गया सो पाई प्लस थीटा के लिए, 2 पाई माइनस थीटा के लिए थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ 2 पाई प्लस थीटा, वहाँ पर पीरियोडिक फंक्शंस हो जाएगा, उसमें सब जो है पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3π/4, दिस मीन्स थीटा इक्वल टू 3π/4, ये बिलोंग्स करेगा इस इंटरवल में। thus प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स -1/√2, ये वैल्यू आ गया। फोर्थ जो आपका दिया हुआ है, फोर्थ सम जो दिया हुआ, सब का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज को आप याद रखिए और बहुत आसान से सम बनेगा। बी नॉट एट द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज। अब साइन इन्वर्स एक्स का निकालेंगे, साइन इन्वर्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये है। फिर लिखेंगे लेट, सब में प्रोसेस सेम ही है, खाली प्रिंसिपल वैल्यू बदल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज बदल रहा है। लेट साइन इन्वर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया -1/2। तो साइन जो है 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन π/3, 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 30 का, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब एक फार्मूला था साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी इसको हम ये लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन -π/6, दिस मीन्स साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6, यानी थीटा इक्वल टू -π/6, ये बिलोंग करेगा इस क्लोज इंटरवल में। इस क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू जो आपको मिल जाएगा, -π/6 का जो वैल्यू है इससे छोटा है, -90 हो गया, ये -30, ये ग्रेटर है। जैसे अभी पूछा जाए आपसे
कि -π/2 बड़ा है या -π/6 बड़ा है। तो पाई का तो वैल्यू 180 होता है, 2 से डिवाइड कर दिए, -90, पाई का वैल्यू 180 होता है, 6 से डिवाइड किए, -30। अब बताइए कि आपका वैल्यू कौन बड़ा है, -30 बड़ा है या -90 बड़ा है? तुरंत बोलिएगा सर -30 बड़ा है। जितना बड़ा माइनस उतना छोटा। तो ये जो वैल्यू -30 आ गया इसके बीच में है, यानी -90 के पहले वैल्यू है वो, -90 का पहले उधर वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफरेंट टाइप का जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपको बताए, डिफरेंट टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालने का जो प्रोसेस बताए, उस प्रोसेस, उस तरीका को आप लर्न कीजिए। एक क्लास और इसमें समय को ध्यान में रखते हुए देंगे। कुछ फार्मूला बेस होगा, उससे उस बेस पर, उस फार्मूला बेस जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।